देखिए अब हमने टॉपिक नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में। हीट को समझाते वक्त मैंने कहा था कि किसी बॉडी में एनर्जी लेवल ज्यादा है, मतलब क्या है? एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? हॉट बॉडी कहा गया था। और किसी बॉडी में एनर्जी लेवल कम है तो हमने क्या जवाब दिया था? हमने ये कहा था कि वो बॉडी कोल्ड अवेलेबल है, कोल्ड स्टेज में अवेलेबल है। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसको समझा कैसे जाता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन में आपने क्या किया? आइस मेल्ट वाटर लिया। आइस मेल्ट वाटर के अंदर 1 चम्मच आपने लाल रंग का डाल दिया और यहां पर आपने बॉइलिंग वाटर लिया। बॉइलिंग वाटर मतलब उबलता हुआ पानी, उसमें भी आपने 1 टीस्पून, छोटा चम्मच रेड कलर डाल दिया। अब जैसे ही आपने रेड कलर डाला तो मैं आपसे पूछता हूं कि ए वाले कंटेनर में या बी वाले कंटेनर में, दोनों में से कौन से कंटेनर में रंग कलर तेजी से स्प्रेड हो जाएगा? जवाब दीजिएगा, पढ़ते समय जवाब दीजिएगा। ये ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है, किसमें अपने आप से कलर फैल जाएगा? तो निश्चित आप जवाब दे चुके हैं कि गर्म पानी के अंदर कलर अपने आप फैल जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि गर्म पानी में कलर अपने आप फैल गया? देखिए वाटर मतलब लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल आपस में क्या बना के रहते हैं? तो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं। अगर मॉलिक्यूल को एनर्जी रिसीव होती है, जैसे किसी मेथड से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो बॉन्ड मॉलिक्यूल बना के बैठे हुए हैं, ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और वाइब्रेट करके एनर्जी शेयर करना शुरू करते हैं। एनर्जी शेयर होना शुरू होती है तो ओवरऑल एनर्जी जब ज्यादा हो जाती है, मतलब ये एनर्जी शेयर होती है वाइब्रेशंस के कारण, तो अगर ओवरऑल एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि जो इफेक्ट सामने आता है दैट इज हॉटनेस, और ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है तो जो इफेक्ट सामने आता है दैट इज कॉल्ड कोल्डनेस। तो हॉटनेस और कोल्डनेस का मीनिंग क्या हुआ? अगर हम ये कह दें कि किसी बॉडी में हॉटनेस ज्यादा है, इसका मतलब उसमें क्या ज्यादा है? उसमें एवरेज एनर्जी ज्यादा है। और किसकी एनर्जी ज्यादा है? मॉलिक्यूल की मोशन की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है और इसे जिससे मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी सिस्टम की एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का पैरामीटर जो है, हम उसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हम ये कहेंगे टेम्परेचर मतलब क्या? हम ये कहेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कौन कितना ज्यादा ठंडा है और कौन कितना ज्यादा गर्म है, इसे बताने का तरीका होता है टेम्परेचर। मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे लिख दूं कि ये ए है और ये बी है, तो ए बॉडी हॉट है और बी बॉडी कोल्ड है, तो मैं ऐसा कहना शुरू करूंगा आपसे, द टेम्परेचर ऑफ ए इज लार्जर देन द टेम्परेचर ऑफ बी। ए का एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, एटॉमिक एनर्जी लेवल, और बी का एवरेज एनर्जी लेवल जो है, कंपैरिजन करने पर ए के पास ज्यादा एनर्जी है और बी के पास कम एनर्जी है। ना इंसान की एक फितरत है, हर चीज उसे मेजरमेंट में समझ में आती है कि नंबर के फॉर्म में बताया जाए तो काफी अच्छी फीलिंग आती है। तो अब टेम्परेचर को स्केलिंग करना हमारा एक काम होगा कि टेम्परेचर को कैसे बताया जाए, हाउ वी एक्सप्रेस द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बताने के लिए जैसे मार्केट में आप केल्विन का स्केल परचेस करके लाते हैं, आपको पता होगा स्केल परचेस करके लाने के बाद में क्या होता है? बोले 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है सर, शुरुआत 0 से होती है। मान लो 15 सेंटीमीटर, इसके आप 15 पार्टीशन करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करके 15 पार्टीशन होते हैं। 15 0 से 1 के बीच में 10 पार्टीशन होते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी स्केल के अंदर, मतलब अगर हमें कंपैरिजन करना है, मेजरमेंट करना है तो स्केल चाहिए, कंपैरिजन करना है, मेजरमेंट करना है तो स्केल चाहिए, कपड़े सिलवाना है स्केल चाहिए, हाइट मेजर करना है स्केल चाहिए, तो टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या चाहिए? स्केल चाहिए। अब स्केल में क्या होता है? 2 पॉइंट होते हैं कि छोटा से छोटा कहां से शुरू होगा और बड़ा से बड़ा क्या मेजर करेगा। छोटा से छोटा क्या शुरू होगा और बड़ा से बड़ा क्या मेजर करेगा। तो छोटे से छोटी बात को यहां पे टेम्परेचर के सेंस में कहा जाता है LFP। LFP मतलब लोअर फिक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहा जाता है? लोअर फिक्स पॉइंट। और बड़े से बड़े को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड UFP। UFP मतलब अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट और माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है, ये डिफरेंस, ये कहलाता है पार्टीशंस ऑफ स्केल। क्या कहलाता है? पार्टीशंस ऑफ स्केल। तो बच्चों, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करते समय हमें
मेनली 3 तरह के स्केल समझने होंगे, वैसे 5 तरह के स्केल होते हैं। होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, तीसरा होता है फ़ारेनहाइट, चौथा स्केल जो होता है एंड दैट स्केल इज रैंकाइन स्केल, और पांचवा रूमर स्केल होता है। लेकिन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्केल सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। जिसमें पहला स्केल बताया जाता है दैट फर्स्ट स्केल इज सेल्सियस स्केल, दूसरा स्केल जिसे बताया जाता है दैट इज कॉल्ड केल्विन स्केल, थर्ड स्केल जिसे बताया जाता है दैट इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट स्केल, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सेल्सियस स्केल को बनाते समय लोएस्ट फिक्स पॉइंट क्या लिया गया, अपर फिक्स पॉइंट क्या लिया गया। आप सभी स्टूडेंट्स किचन में गए कभी? बोले हाँ सर किचन में गए। किचन में रेफ्रिजरेटर तो होगा आपके घर में कि नहीं होगा? फ्रीजर, फ्रिज बोलते हैं जिससे। हाँ बोले सर वो, हाँ बिल्कुल है, घर के अंदर है सर। आपने आइस ट्रे के अंदर कभी पानी रखा है? बोले बिल्कुल सर, गर्मियों के दिनों में तो हम बर्फ जमाना चाहते हैं, तो वो जाके कहां रखते थे? बोले रेफ्रिजरेटर के अंदर। टेम्परेचर सेट करते थे कोई ना कोई। अच्छा, आप जानते हैं कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है? बोले हाँ सर, टेम्परेचर कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आइस व्हाइट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन किसमें हो जाए? सॉलिड स्टेट के अंदर। वाटर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए मतलब आइस बन जाए, मतलब हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और ऐसा जिस टेम्परेचर पर होता है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। या आप उल्टा, आप आइस को अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। ऐसा जिस टेम्परेचर पर होता है उसे कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं बोलूं पानी, वाटर किस टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है, तो वाटर जिस टेम्परेचर पर उबलता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो लोएस्ट सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू क्या ली जाती है, इसी को लिख लेते हैं हम लोग कि स्केल बनाई जाती है और किस तरह से लिखी जाती है। तो लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। यहां हम बात कर लेते हैं स्केल के बारे में, कौन कौन से स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए लोअर फिक्स पॉइंट, पहली स्केल आपके पास कौन सी स्केल है? पहली स्केल आपके पास है सेल्सियस स्केल, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, सेल्सियस। दूसरी स्केल कौन सी स्केल है? दैट इज कॉल्ड केल्विन। तीसरी स्केल कौन सी स्केल है? जिस स्केल को कहा जाता है फ़ारेनहाइट। लोअर फिक्स पॉइंट लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट 100, इसे लिखा जाता है 100 माइनस 0 दैट इज 100। केल्विन के केस में लोअर फिक्स पॉइंट लिया जाता है 273.15, अपर फिक्स पॉइंट 373.15, दोनों का डिफरेंस आप लेते हैं 100। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 32, अपर फिक्स पॉइंट 212, पार्टीशन आप निकालेंगे तो 180 आता है। बच्चों टेम्परेचर की स्केल बनाने के लिए मैं फिलहाल आप लोगों से एक फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं। दैट फॉर्मूला इज गिवन एज टेम्परेचर इन एनी स्केल लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। आप इसकी मदद से तीनों के तीनों जो स्केल्स हैं उनके लिए टेम्परेचर का फॉर्मूला और उनके बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। टेम्परेचर इन एनी स्केल में मैं ले रहा हूं पहले टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट देखिए कितना, लोअर फिक्स पॉइंट तो 0 है। अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 100 है। लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0 है। अब देखिए सेकंड स्केल में बात करता हूं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 273.15 है। बोलिए अपर फिक्स पॉइंट कितना है आपके पास में? 373.15 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है आपके पास में? 273.15। ये आ चुका है आपके पास में। द सेम स्टेटमेंट और सेम थिंग कैन बी रिटन। सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट की हम बात कर रहे हैं। फ़ारेनहाइट में देखो ये बात देख लो आप कि लोअर फिक्स पॉइंट 32, अपर फिक्स पॉइंट 120 212 और डिफरेंस आता है 180 आपके पास में। तो ये लिख लीजिएगा आप। तो उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अब देखिए फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में मैं लिख देता हूं। फ़ारेनहाइट स्केल TF, लोअर फिक्स पॉइंट कितना था? 32। अब बोलिए अपर फिक्स पॉइंट कितना है आपके पास में? अपर फिक्स पॉइंट, सो अपर फिक्स पॉइंट आपके पास अवेलेबल है 212 माइनस 32। आप इन स्केल को कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा TC अपॉन 100, TK माइनस 273.15 डिवाइड बाय कितना आ जाता है आपके पास? 100।
दैट इज TF माइनस 32 डिवाइड बाय कितना आ जाता है 180। हर जगह से 0 0 0 कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे डिवाइड करते हैं तो TC बाय 5 आ जाएगा। TK माइनस 273.15 डिवाइड बाय फिर से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। TF माइनस 32 डिवाइड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये स्केल के रिलेशंस को आपस में लिखा जा सकता है। नाउ लेटर ऑन यहां पर एक और बात समझने लायक है। कई बार इन स्केल्स में इंटर कन्वर्जन पूछा जाता है कि टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लो मैं 2 स्केल्स में रिलेशन निकाल रहा हूं। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशन देखिए क्या है। ये रहा सेल्सियस, ये रहा केल्विन, दोनों को ले लेते हैं साथ में। TC बाय 5 दैट इज इक्वल टू TK माइनस 273.15 डिवाइड बाय 5। यहां आप देख सकते हैं 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो TC को लिखा जा सकता है TK माइनस 273.15। या केल्विन में अगर टेम्परेचर निकालना हो तो आप देख सकते हैं यह आता है TC प्लस 273.15। देखो कई बार कई किताबों में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए ये रिलेशन भी यूज कर लिया जाता है, TC प्लस 273.15। मतलब सर क्या मतलब, अगर मैं कहता हूं ये देखिए TC प्लस 273.5 दैट इज इक्वल टू केल्विन टेम्परेचर। सपोज मैं अगर ये कहता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस रखा जाए तो कितना आता है, तो वो आता है 273.15 केल्विन, और बेटर असम्पशन के लिए 273 ले लिया जाता है। मान लो अगर मैं कहता हूं 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 27 कितना आता है आपके पास में 100 डिग्री केल्विन। इसमें एक बात और नोट करें, 127 मतलब मैं इसमें 100 और ऐड कर देता हूं, तो 300 में 100 ऐड करने पर आपको कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू 400 केल्विन। देखिए ये मान लो T1 टेम्परेचर और ये मान लो T2 टेम्परेचर है। मैं कहता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर निकाल के बताओ, T2 माइनस T1 निकाल के बताओ, तो आप बताओ कितना आ जाएगा आपके पास में। आपके पास आ जाएगा 127 माइनस 27। 127 माइनस 27 तो कितना डिग्री सेल्सियस आता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 400 माइनस 300 तो कितना केल्विन आता है, तो 100 डिग्री केल्विन। इससे क्या समझ में आया कि अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज लाया जाता है तो जो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो दोनों स्केल में सेम ही निकल कर आती है। देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन से रिलेटेड चेंज में कोई बदलाव नहीं आता है। अब एक और बात कि सेल्सियस और केल्विन का ग्राफ प्लॉट करके बताइए किस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं जानता है उसको मैं सजेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक की मदद से वो वीडियो पे पहुंचो जहां पे ग्राफ बताया गया है। पहले ग्राफ कंप्लीट करो और ग्राफ के बाद में ये टॉपिक देखना। नहीं तो होगा ये कि मैं बताऊंगा, आप सुनोगे पर आप फील नहीं कर पाओगे। आपको अगर फील करना है तो आपको ग्राफ समझना होगा, उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करना होगा। तो उम्मीद करता हूं आपने वो टॉपिक ग्राफ का देख लिया है और ग्राफ का टॉपिक देखने के बाद आप इसको देख रहे हैं। देखिए यहां पर TC इक्वल टू कितना है आपके पास में, TK माइनस 273.15। मैं चाहता हूं TC y एक्सेस पे प्लॉट करना, मैं चाहता हूं TK x एक्सेस पे प्लॉट करना, और ये C है। तो आप देख सकते हैं x एक्सेस पे मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं TK, y एक्सेस पे मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं TC, और इंटरसेप्ट आपके पास में अवेलेबल है दैट इज माइनस 273.15। इंटरसेप्ट आप देख सकते हैं ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये x डैश एक्सेस, ये y एक्सेस और ये आपके पास y डैश एक्सेस। y एक्सेस मतलब TC, x एक्सेस मतलब TK। इंटरसेप्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑन नेगेटिव y एक्सेस। इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन ऑन नेगेटिव y एक्सेस, तो ये इंटरसेक्शन ऑन नेगेटिव y एक्सेस। अब यहां स्लोप जो आ रहा है देखो, इसे कहते हैं y इक्वल टू mx। m+1 दिख रहा है, और जब भी m पॉजिटिव होता है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। यहां से हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये आपके पास में m दैट इज tan थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री आपके पास में यहां पर निकल कर आता है।
तो हम इसे ऐसा बना सकते हैं, यहां पर हम इसे प्लॉट ऐसा कर सकते हैं। तो यहां मैंने आपको सेल्सियस और केल्विन में आपस में रिलेशनशिप बताया, साथ ही साथ सेल्सियस केल्विन के साथ साथ आप एक रिलेशन और बना सकते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस एंड केल्विन दोनों में। तो चलिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन निकाला जाए, आप कॉपी कीजिएगा इसे। तो चलिए सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन देखिए, केल्विन नहीं फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन देखिए। सेल्सियस TC डिवाइड बाय 5, फ़ारेनहाइट TF माइनस 32 डिवाइड बाय आपके पास 9 आता है। TC को आप लिखते हैं 5/9, TF माइनस 32, TC इक्वल टू 5/9, TF माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 160/9। अब आप यहां देखिए, मैं इसे चाहता हूं कि y एक्सेस पे प्लॉट करूं, ये m है, मैं चाहता हूं कि इसे x एक्सेस पे प्लॉट करूं प्लस c। सो ये आ जाता है आपके पास में y इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू हम बात करें तो 5/9 है और ये पॉजिटिव है। m पॉजिटिव है इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, m पॉजिटिव इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। c की बात करें इंटरसेप्ट मतलब -160/9, ये इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेक्शन ऑन नेगेटिव एक्सेस, ये आपके सामने पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहां नोटिस कीजिएगा y एक्सेस में मैं प्लॉट करना चाहता हूं सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड TC। x एक्सेस में मैं प्लॉट करना चाहता हूं फ़ारेनहाइट, दैट इज कॉल्ड TF। यहां इंटरसेक्शन इंटरसेप्ट आपके पास अवेलेबल है, यहां से यहां तक नेगेटिव बना दिया, स्लोप पॉजिटिव है मतलब थीटा क्या आना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री आना चाहिए। थीटा लेस देन 90 आना चाहिए, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप 0, -160/9, ये आपके पास में ग्राफ निकल कर आता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था कि आप सेल्सियस अपॉन 5, फ़ारेनहाइट अपॉन 32 अपॉन कितना 9, वो टेम्परेचर बताइए जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम हो। तो इसकी रीडिंग, वो टेम्परेचर बताइए जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम निकल कर आए। तो TC मतलब अपॉन K अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट को भी मैंने x मान लिया 32/9, इसे दे दिया इधर 9x, इधर लिख दिया 5, x माइनस 32 आपके पास निकल कर आता है। अब मैं इसे लिख सकता हूं 9x इक्वल टू, यह आ चुका है आपके पास 5x माइनस 160, 4x इक्वल टू माइनस 160 आपके पास निकल कर आता है। तो x इक्वल टू आता है -40 डिग्री सेल्सियस। ये वो वैल्यू है जिस पर क्या होगा, ये वो वैल्यू है जिस पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड करेगी, सेम वैल्यू देगी, सेम वैल्यू देगी। और अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूं, देखिए अब हम कुछ प्रॉब्लम समझेंगे, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम। आप और हम ये बात जानते हैं कि नॉर्मल सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है और बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो पहला क्वेश्चन ये कि 27 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। सेल्सियस स्केल अपॉन 100, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है TC/5, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9, 27/5 इक्वल टू TF -32 अपॉन 9, 27 इंटू 9, फ़ारेनहाइट -32 आपके पास अवेलेबल है। ये हो जाता है 180 प्लस 63, 180 प्लस 63 243, दैट इज 5, या हम इसे नीचे ही रहने देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहां पर कैसे, ये यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 इधर भेज देते हैं, 5 -32, ठीक है मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं 27 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 TF -32, तो ये आ जाता है आपके पास में 180 प्लस 63, तो 180 60 243 इक्वल टू 5 TF माइनस ये आपके पास हो जाता है 150 प्लस 10 160 इधर चला जाता है, तो ये हो जाता है 243 प्लस 160 इक्वल टू 5 TF। अब आप इसे देखेंगे 200 प्लस 100 300 के बाद में आता है 403 डिवाइड बाय आपके पास में 5 निकल कर आता है टेम्परेचर में, तो 5 8 जा 40, फिर आपके पास में आ जाता है 0, 5.6,
तो डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके पास में आंसर निकल कर आता है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसे हमें चेंज करना है सेल्सियस के अंदर। तो हम जानते हैं TC/5 इक्वल टू क्या, TF - 32 अपॉन कितना, ये आपके पास 9 आ जाता है। TC/5, TF कितना है 98.4 - 32, 32.0 ऐसा कह लीजिए, डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाता है आपके पास में 0.4। अच्छा 90 में से 30 गया 60, 8 में से 2 गया 6, 66 पॉइंट डिवाइड बाय 9 TC। सो TC आ जाता है आपके पास में 66.4 डिवाइड बाय 9 इंटू आपके पास 5 आ जाता है। सो ये आ जाता है स्टूडेंट्स सॉल्व करने पर 63, ठीक है, तो ये बचता है 3, 27 और 7 बचता है आपके पास में, तो 2 7 बचता है, तो वापस से आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एक बार फिर देख लेते हैं हम, 9 7 जा 63, 3 बचता है, 34 आता है आपके पास में, 34 9 3 जा 27, 27 34 7 बचता है, तो 9 6 जा 70, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। अभी आ जाता है आपके पास में 5 3 8 1 36.85, और 36.85 को नियरली इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। तो देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी से हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी बॉडी से एनर्जी सराउंडिंग में जाती है, क्योंकि हम क्या हो गए हायर टेम्परेचर पर। हायर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और ये किस पर हो गया, लोअर टेम्परेचर पर हो गया। और हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब मान लो ऐसा हो गया कि टेम्परेचर, आप जिस सिटी में रहते हैं वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अब एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी, अब एनर्जी फ्लो होगी आउटर से आपकी बॉडी की तरफ। तो आपको एनर्जी रिसीव होना शुरू होगी, तो आपको गर्माहट महसूस होगी, और जब आपकी बॉडी से एनर्जी बाहर निकलेगी तो आपको ठंडक महसूस होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है, दैट क्वेश्चन वाज के ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कोइंसाइड कर जाते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कोइंसाइड जिस टेम्परेचर पे करते हैं, देखिए केल्विन और फ़ारेनहाइट, केल्विन -273.15 डिवाइड बाय हम कहते हैं 100, और फ़ारेनहाइट TF -32 डिवाइड बाय आपके पास आ जाता है 180। और जब आप इसे कैंसिल करते हैं तो आप इसे लिखेंगे TK -273.15 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू TF -32 डिवाइड बाय 9। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जब दोनों कोइंसाइड कर जाए, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, इसे मैं x ले लेता हूं, इधर 9 कर देता हूं, -273.15 इक्वल टू 5, TF को भी मैं x ले लेता हूं, -32 कर देता हूं, यह आ जाता है 9x -9 इंटू 273.15, यह आ जाता है 5x -160। जब आप उसे उधर ले चले जाते हैं तो यह आ जाता है 4x -160 प्लस 9 इंटू 273.15, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। जब आप इसे ऐसा लिखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो -160 डिवाइड बाय 4, 9 इंटू 273.15 डिवाइड बाय आपके पास 4 आ जाता है। x आता है -40 प्लस कितना 9 डिवाइड बाय 4 जो आता है 4 टू जा 8, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको 9 ही रहने दीजिए, 4 6 जा 24, 24 बचता है 3, 8 32 बचता है 1, 2 बचता है 3, 8 बचता है 3, वापस से बचता है 8। सो x दैट इज इक्वल टू -40 प्लस 68.2.88, तो मैं 68.2 ही ले लेता हूं सबसे, 9 इंटू 68.2, सो -40 प्लस 68.2 मल्टीप्लाई बाय 9,
ठीक है, तो 613.8, 613.8। नाउ 613.8 माइनस 40.0, तो ये आ जाता है 573.8। ये वो वैल्यू आती है जिस पर कौन किसके साथ में कोइंसाइड करेगा, जिस पर सेल्सियस नहीं, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में कोइंसाइड करेंगे। बच्चों, स्केल ऑफ टेम्परेचर तो हमने समझ लिया कि हम किस तरह से 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा मेन कंसर्न यह समझना है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। वो डिवाइस बनाई कैसे जाती है, उस डिवाइस का बनाने का प्रिंसिपल क्या होता है। पर स्टूडेंट, उस डिवाइस को समझने से पहले मुझे आपको एब्सोल्यूट जीरो और आइडियल गैस इक्वेशन, ये दोनों बातें समझानी होगी। तब जाकर मैं उस डिवाइस को, जिसे कहते हैं थर्मोमीटर, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ में। एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर जो फिजिक्स में काफी बड़ा सिग्निफिकेंस अपने आप में रखता है। यह टॉपिक नंबर 5th होगा जिसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आइडियल गैस इक्वेशन। टॉपिक नंबर 5th, एब्सोल्यूट जीरो एंड आइडियल गैस इक्वेशन, बराबर। सो यहां पर सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि डिफरेंट गैस के सैंपल को कलेक्ट किया गया और डिफरेंट गैस के सैंपल को, जैसे मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, इन सब गैस को कलेक्ट किया गया। इन गैस को प्रेशर कांस्टेंट किया गया और कांस्टेंट प्रेशर करने के बाद वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टडी की गई। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टडी करने पर ग्राफ कुछ इस तरह से नोट हुआ। ये मान लीजिए ए गैस है, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा टेम्परेचर। नाउ मान लो कोई दूसरी गैस है तो भी उसके लिए इस तरह से, और मान लो कोई तीसरी गैस है, गैस सैंपल ए, बी और सी। देखिए सबके इंटरसेप्ट अलग अलग मिले, वॉल्यूम टेम्परेचर, जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा था सबके इंटरसेप्ट अलग अलग मिले, पर सब एक ही कॉमन पॉइंट पर मीट होती हुई मिली, और वो पॉइंट था -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वॉल्यूम की वैल्यू 0, क्योंकि जब भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट पर होता है तो वाई कोऑर्डिनेट उसके लिए क्या होता है, तो जब भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट पर होता है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। गैस के लिए ए के लिए इंटरसेप्ट अलग है, बी के लिए इंटरसेप्ट अलग है, सी के लिए इंटरसेप्ट अलग है, लेकिन सबका इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पर थ्योरेटिकली निकाला जा सकता है। हालांकि प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर तो लेबोरेटरी में पॉसिबल ही नहीं है ऑब्टेन करना। इसी टेम्परेचर को 0 केल्विन नाम दिया गया, जिस पर वॉल्यूम 0 ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहां वॉल्यूम थ्योरेटिकल 0 की हम बात कर रहे हैं, ऑन पेपर हम बात कर रहे हैं, रियलिटी का इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। रियलिटी में इसका यह मतलब नहीं है कि ये वो टेम्परेचर हो गया जहां पर मैं गायब हो जाऊंगा क्योंकि मेरा वॉल्यूम 0 हो जाएगा, इसका यह मतलब नहीं है। इसका यह मतलब है कि ये वो टेम्परेचर है, ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल ड्राइंग है जिस ड्राइंग पर टेम्परेचर स्केल पर 0 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, प्रेशर के ग्राफ से समझाने वाला हूं। यह बात वापस से एक बार फिर कह रहा हूं मैं, यह बात अगर आपने बहुत अच्छे से समझना है तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में गिवन है, जिसमें मैंने ग्राफ चैप्टर पढ़ाया गया है, ग्राफ टॉपिक पढ़ाया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लो, उसके बाद ये टॉपिक पे बैठो फिर, क्योंकि उसी के बाद ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपरली होगी। मान लो ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका वॉल्यूम में 0 मान लेता हूं। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ए पर है -273.15, 0। ए कोऑर्डिनेट के लिए या ए के लिए कोऑर्डिनेट 273.15, 0, और बी आपके लिए है 0, V0। इसे मैं कहता हूं x1, इसे मैं कहता हूं y1, इसे मैं कहता हूं x2 और इसे मैं कहता हूं y2।
अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है y इक्वल टू mx प्लस सी। y एक्सेस पे मैं क्या बना रहा हूं? y एक्सेस पे मैं वॉल्यूम बना रहा हूं। x एक्सेस पे मैं क्या बनाना चाहता हूं? तो x एक्सेस पे मैं टेम्परेचर बनाना चाहता हूं। और इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस कितना है? तो c की वैल्यू आपके पास में v नॉट अवेलेबल है। m क्या कहलाता है? m को कहते हैं स्लोप। और स्लोप कैसे निकाला जाता है? तो स्लोप को निकालने का तरीका होता है दैट इज कॉल्ड y2 माइनस y1 अपॉन कितना? x2 माइनस x1। y2 कितना है आपके पास में? v नॉट। y1 कितना है आपके पास में? 0। x2 कितना है? 0। और x1 कितना है आपके पास में? तो माइनस 273.15, ये आपके पास में x1 की वैल्यू। सो m इक्वल टू आ जाएगा v नॉट 273.15, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ वॉल्यूम इस वाले ग्राफ में अगर आप m को पुटअप करते हैं तो देखो v क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा v नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी प्लस वी नॉट, ये निकाला जा सकता है। सो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ जो निकल कर आता है या इक्वेशन निकल कर आता है वी नॉट, अब यहां से आ जाता है तो हम ले लेंगे 1 प्लस टी अपॉन 273.15। ये पहला ऑब्जर्वेशन कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टाइम टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सिमिलर ग्राफ जहां पे आपने वॉल्यूम टेम्परेचर लिया है, अगर आप प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ भी ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। इस बार आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ को देखने के बाद में अब हम बात करेंगे प्रेशर टेम्परेचर के बारे में। देखिए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया और 3 अलग अलग सैंपल ऑफ गैस लिए गए, हो सकता है मोनोटॉमिक हो सकता है डायटोमिक हो सकता है ट्रायटोमिक हो, या हो सकता है कोई पॉलीएटॉमिक गैस ली गई हो। जब प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया गया, प्रेशर y एक्सेस पे, टेम्परेचर x एक्सेस पे, तो यह ऑब्जर्व हुआ कि भले ही गैस के अलग अलग इंटरसेप्ट ऑब्जर्व किए जाएं, ये A गैस है, ये B गैस है और ये C गैस है, इनके इंटरसेक्शन अलग अलग भले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जब एक्सटेंड किया जाए, ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड किया जाए पीछे की तरफ, तो ये वो टेम्परेचर मिलता है -273.15 जिस पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 0 हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 0 हो जाता है, जिसे 0 केल्विन कहा जाता है, जिसे 0 कहा जाता है। देखिए पहले क्या मिला था? वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम नहीं, x एक्सेस पे टेम्परेचर और y एक्सेस पे वॉल्यूम। -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 आ रहा है। वैसे ही पिछले टाइम के बाद अभी हमने बात किया टेम्परेचर और प्रेशर ग्राफ में, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर 0 आ रहा है। इसे कहते हैं 0 केल्विन, 0 केल्विन पर वॉल्यूम 0 है। इसे कहते हैं 0 केल्विन, 0 केल्विन पर प्रेशर 0 है। तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम भी 0 डिफाइन है, और एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जहां पे प्रेशर एक्सर्टेड भी डिफाइंड है। सो बेसिकली एब्सोल्यूट 0 है क्या? एब्सोल्यूट 0 वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर मॉलिक्यूलर मोशन, कौन सी मोशन? मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती है या सीज हो जाती है। सीजिंग, रुक जाएगी, मोशन नहीं हो पाएगी। अब मोशन नहीं हो पाएगी तो मुझे बताइएगा, जब मोशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी 0 होगा, और फोर्स 0 होगा तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ये भी 0 होगा। तो मॉलिक्यूलर मोशन रुक ही गया है तो वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, प्रेशर 0 है। तो प्रेशर 0 होने का यहां ये सिग्निफिकेंस है, मॉलिक्यूलर मोशन होगा ही नहीं। और सोचिए अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर मोशन रुक गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी रुक गया है, मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मोशन रुक गए हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल होता है? तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। हमने सुना था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, याद कीजिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज ही फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट कितना हो गया?
जीरो हो गया। अब करंट जीरो हो गया, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, टाइम के साथ में फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो हम ओम्स लॉ की मदद से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि आई आर इक्वल टू लिखा जा सकता है वी अपॉन आई, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो आपके पास कितना हो जाता है, इंफिनिटी। मतलब एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां मटेरियल, मैं बात पहले गैस की कर रहा था, फिर अब मैं किसी भी मटेरियल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर की, मैं बात कर रहा हूं जर्मेनियम की, और मैं बात कर रहा हूं वुडन सब्सटेंस की, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं। इन सब में जो भी चार्ज होगा वो मोशन ही नहीं कर पाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा तो रेजिस्टेंस आइडियली इंफिनिटी डिफाइन किया जाएगा, और इंफिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब जिसका भी रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है उसे कहा जाता है इंसुलेटर। इसे क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। सो एट एब्सोल्यूट जीरो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। वापस सुनना, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होगा जब कौन, कंडक्टर, और कौन, सेमीकंडक्टर, किसके जैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। अच्छा, इस ग्राफ से एक बात और सीखी, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो हमने दो रिलेशन यहां पे सीख लिए। अब हम मूव कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ, और आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ मूव करने के बाद हम थर्मोमीटर कैसे बनता है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट गैस लॉ के बारे में। गैस लॉ में पहला लॉ यह ऑब्जर्व किया गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन इट इज ऑब्जर्व कि किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस लॉ को कहा जाता है बॉयल्स लॉ। यह आपने 11th क्लास स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर पे भी सीखा है, और यही लॉ आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स इसमें भी सीखने वाले हैं। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम में केवी, पीवी इक्वल टू के। इस ग्राफ को मैं काफी डिटेल में केटीजी चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा, सारे इसके जितने भी वैरायटीज होती है सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इससे हमने सीख लिया प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अभी मैंने सेकंड ग्राफ बताया कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है, जिसे कि कौन सा लॉ कहा जाता है, चार्ल्स लॉ कहा जाता है। सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बात एक ही है। और तीसरा एक लॉ होता है जैसे हम कहते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट अगर हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ऐसा भी एक लॉ देखा जाता है। सो इक्वेशन नंबर थर्ड इससे बताया जाता है। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है इस लॉ को गैल्यूसेक लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, गैल्यूसेक लॉ। तो देखो तीन लॉ आ गए, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या कह लीजिए वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा आ गया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा आ गया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तीन ग्राफ आपके पास में निकल कर आ गए, या तीनों इक्वेशन आपके पास निकल कर आ गई। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा हूं, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन में कह रहा हूं, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन में कह रहा हूं। मैं फर्स्ट और सेकंड को भी कंबाइन करता हूं तो मैं लिख सकता हूं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इसे लिखते हैं केटी। प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है कि के एनआर के इक्वल निकल कर आता है, और पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। ऐसी गैस जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हो, ऐसी गैस जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को ओबे करती हो, इस गैस को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। जहां पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। नोटिसेबल पॉइंट कि यहां टेम्परेचर केल्विन में एक्सप्रेस किया जाता है। नोटिसेबल पॉइंट कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो दोनों है प्रोडक्ट में वर्क की यूनिट देते हैं। हम यहां से R की यूनिट भी निकाल सकते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन के हम डिफरेंट फॉर्म को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप यहां तक पहले कॉपी करें, फिर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, और हम ये भी समझेंगे कि कब कोई एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह किन सर्कमस्टेंसेस में बिहेव करती है। आइडियल गैस किसे माना जाता है।
तो देखिए PV इक्वल टू एनआरटी में n नंबर ऑफ मोल होता है। केमिस्ट्री के अंदर आपने सीखा था, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा कि आप मुझसे ही सीख रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने कुछ भी नहीं सीखा हो। तो नंबर ऑफ मोल को डिफाइन किया जाता है दैट इज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसका एक और फॉर्मूला होता है n अपॉन Na। n होता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। n को क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइड बाय, इस नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसकी वैल्यू होती है Na, इसे लिखा जाता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन का पहला फॉर्म इन टर्म ऑफ मास के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बताई जाती है? सो आइडियल गैस को बताया जाएगा PV इक्वल टू एनआरटी। n को आप एक्सप्रेस कर दो PVn, नंबर ऑफ मोल क्या आ गया? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय R इंटू टी। अब ये आ गया आपके पास में PV इक्वल टू M कैपिटल R बाय कैपिटल M इंटू टी। PV इक्वल टू आ गया स्मॉल m स्मॉल r इंटू टी। अच्छा, स्मॉल r को क्या कहा जाता है? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल M। स्मॉल r को कहते हैं कौन सा कांस्टेंट? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्मॉल r को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। इसके लिए मोलर मास की बात करें 32 आएगा, इसके लिए 28 आएगा और इसके लिए आपके पास में 2 आएगा। तो मैं कहूंगा इसका R बाय M मतलब R बाय 32 होगा। मान लो RO2, इसका RN2 कितना आएगा? R बाय 28 और इसका R कितना आएगा आपके पास में H2 का? तो R बाय 2 होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट से, क्या तीनों के RO2, RN2 और RH2 सेम आ रहे हैं क्या? तो सर तीनों के R सेम नहीं आ रहे हैं, तो तीनों का स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट सेम नहीं होगा। तो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का मतलब ही है जो हर गैस के लिए अलग अलग हो, स्पेसिफिक हो, सेम नहीं हो, अलग अलग हो। यह आ गया पहला तरीका। पहले किया नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में, देख लो एक बार ध्यान से वापस से। पहले किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया? नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में। आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो? मास के फॉर्म में, दैट इज ग्राम। और आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी देख लेते हैं, कॉपी कर लीजिए इसे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा देखिए ध्यान से। PV इक्वल टू एनआरटी, ये रहा आपके पास PV, ये रहा एनआरटी। PV n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू R इंटू टी। PV आ गया n R अपॉन Na इंटू टी, और R अपॉन Na को एक कांस्टेंट लिखा जाता है जिसे कहा जाता है K इंटू टी। अच्छा, K को क्या कहते हैं? सो K को कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K को क्या कहा जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये ध्यान रखें, K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखो निकालने का तरीका, R अपॉन Na। R होता है 8.31 समथिंग और Na 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर कितना? -23 जूल पर केल्विन। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू है और ये किसी गैस पर डिपेंड नहीं करता कि ऑक्सीजन के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, हाइड्रोजन के लिए अलग है। ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है ये सेम है। इसलिए इसे कौन सा कांस्टेंट कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसे कौन सा कांस्टेंट कहा जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब हम माइग्रेट करेंगे, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है थर्मोमीटर।